हाय दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग से बोला जा रहा है कि दाब दाब का ए सहाय मात्रक क्या होता है। पहला क्वेश्चन हम लोग का है दाब का ए सहाय मात्रक क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, पास्कल हो जाएगा। दाब का ए सहाय मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। चलिए अब पास्कल के बारे में और भी जानकारी ले लेती हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दाब का ए सहाय मात्रक क्या होता है, पास्कल। यानी दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, जिसे हम लोग एन बटा एम स्क्वायर भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे पास्कल को और क्या कहा जाता है, एन बटा एम स्क्वायर भी कहते हैं। पास्कल को एन बटा एम स्क्वायर भी कहा जाता है। अब जो दाब है, दाब क्या है, एक अदिश राशि है। जो दाब है वो हम लोग का क्या है, दाब एक अदिश राशि है। चलिए अब यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे यानी कि परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में हम लोग से पूछा जाता है। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ राशि, इधर एस आई मात्रक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जाने थे पहले भौतिक राशियाँ। जैसे बल का एस आई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एस आई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ज्योति तीव्रता का एस आई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का एस आई मात्रक क्या होता है, कैंडेला। पदार्थ का परिणाम का एस आई मात्रक क्या होता है, मोल होता है। पदार्थ का परिमाण का क्या होता है, एस आई मात्रक मोल होता है। विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ताप का एस आई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। समय का एस आई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग फटाफट। द्रव्यमान का एस आई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एस आई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। लंबाई का मीटर होता है। और चाल और वेग का एस आई मात्रक क्या होता है, मीटर सेकेंड होता है। विस्थापन का एस आई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। त्वरण का एस आई मात्रक क्या होता है, हम लोग का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। तो पास्कल से रिलेटेड हम लोग का इतना क्वेश्चन था इसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। तो ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। चलिए थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे देखिए संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा में प्रक्रिया संबंधी नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधित यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ परूप संबंधी यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग से क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग का है कागज। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग से सी हो जाएगा, गंगा नदी कागज उद्योग से क्या हो रहा है, ये प्रदूषित हो रही है। यहाँ पर देख लेते इसमें बिहार के डालमिया नगर तथा समस्तीपुर में कागज और लुगदी उद्योग है। ठीक है, बिहार के डालमिया नगर तथा समस्तीपुर में कागज और लुगदी उद्योग है। अब यहाँ पे बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर है। और यहाँ पे गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। जो गंगा नदी है ये बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरते हैं, तो 12 जिलों से होकर गुजरते हैं।
और ये जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं यहाँ पे। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, ये सारे ज़िले से होकर क्या होते हैं, गंगा नदी गुजरते हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें और आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें और दिया गया है बिहार में गंगा नदी के किनारे कुछ महत्वपूर्ण उद्योग है, यानी कि बिहार की गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा उद्योग है उसको देख लेते हैं। पटना यानी कि इनके किनारे कौन कौन सा उद्योग आते हैं, देखिए औषधि, विद्युत उपकरण, बिस्कुट, सूती, वस्त्र इत्यादि। ठीक है। अब देखिए मोकामा, स्थान कौन सा, मोकामा, यहाँ पे कौन कौन सा उद्योग है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे मालगाड़ी डब्बे बनने का उद्योग है, चमड़ा उद्योग, और क्या लोहे की चादर एवं छड़ बनने की उद्योग है। ये सब कभी कभी हम लोग से एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए मालगाड़ी के डब्बे बनने का उद्योग कहाँ है, कौन सा स्थान में, तो वहाँ पे हम लोग का मोकामा हो जाएगा। अब ये पूछिए देखिए एग्जाम में, चमड़ा उद्योग बताइए कहाँ है, मोकामा में। लोहे की चादर एवं छड़ बनने की उद्योग कहाँ है, मोकामा में। तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि कौन सा उद्योग कहाँ है। ठीक है। चलिए अब एक और आगे आता है बरौनी, यानी कि पेट्रोल रसायन, ताप विद्युत और तेल शोधक, कारखाना, रासायनिक खाद, दुग्ध उद्योग इत्यादि। ये सब के सारे उद्योग कहाँ हैं, बरौनी में। कहाँ है, बरौनी में। चलिए थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे भागलपुर में कौन सा उद्योग है, सिल्क उद्योग है। कौन सा उद्योग है, सिल्क उद्योग है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग से बोला जा रहा है कि इनमें, चौथा नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। इनमें कौन सा राज्य बिहार से सटा हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। यहाँ पे लिखा हुआ बिहार से सटा हुआ सीमाबद्ध राज्य एवं देश इस प्रकार के हैं। कौन कौन से, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है। बिहार से सटा हुआ क्या, सीमाबद्ध राज्य। ठीक है। एवं देश इस प्रकार के राज्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ छत्तीसगढ़ से सटा हुआ सीमाबद्ध राज्य कौन कौन से, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रेशम कीट पालन से हो जाएगा। ठीक है। सेरीकल्चर का संबंध किससे, रेशम कीट पालन से। यहाँ पे दिया हुआ है रेशम उत्पादन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। क्या, कैसा उद्योग है, एक कुटीर उद्योग है। किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। रेशम उत्पादन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रेशम कीट प्रजाति बॉम्बिक्स मोरी है। यानी कि जो रेशम बनते हैं उसमें किस कीट का प्रजाति का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, तो बॉम्बिक्स मोरी है। ठीक है। बॉम्बिक्स मोरी है, जिसे घरेलू रेशम कीट भी कहा जाता है। घरेलू रेशम कीट किसे कहा जाता है, बॉम्बिक्स मोरी के घरेलू कीट भी कहा जाता है। और इसी के माध्यम से यानी रेशम कीट का एक प्रजाति है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखिए जान लेते हैं कि कुछ जीव विज्ञान संबंधी कुछ अन्य शाखाएं। कीटों का अध्ययन एंटोलॉजी कहलाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर, और क्या चीज़ है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या, डेंड्रोलॉजी। या तो इधर से आप लोग पढ़ सकते हैं सेरोलॉजी का अध्ययन। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और क्या, सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, कोष्ठी पेड़ों का संवर्धन का। पिसिकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एक्थियोलॉजी में मछलियों का पालन का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर में क्या, उद्योग विज्ञान का क्या अध्ययन किया जाता है। और एंथ्रोलॉजी में क्या, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा हो गया, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। चलिए मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। अब फॉर्मिक एसिड के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है और इसे मेथोनोइक एसिड भी कहा जाता है। इसे कौन सा एसिड कहा जाता है, मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता
है। फॉर्मिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है और क्या कहा जाता है? मेथोनोइक एसिड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ प्राकृतिक स्रोत और इधर लिखा हुआ अम्ल। यहाँ पे संतरा, नींबू, यहाँ पे इसमें कौन सा अम्ल हो जाएगा? क्या? सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। इमली अंगूर में टारटेरिक अम्ल हो जाएगा। सिरिका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर में क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। दही में क्या? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। और दुर्गंध युक्त मक्खन में हो जाएगा ब्यूटराइक अम्ल हो जाएगा। और चीटी हुआ बिच्छू के डंक में हो जाएगा क्या? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ओडोमीटर से हम लोग को मापा जाता है तय की गई दूरी। तय की गई दूरी को हम लोग ओडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे ओडोमीटर से किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा, ओडोमीटर से किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। यहाँ पर कुछ अन्य उपकरण एवं उनके प्रयोग के बारे में जान लेते हैं। इधर उपकरण है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन मापक को मापा जाता है। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ऊंचाई मापक यंत्र है। ठीक है, ऊंचाई मापा जाता है इससे। अच्छा, एमिनोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु वेग मापी जाती है। क्या? क्रेस्कोग्राफ से क्या मापी जाती है? पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। क्या? एंडोस्कोप से शरीर एवं आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला है। ठीक है, और फायदोमीटर से सागर की गहराई मापने की युक्त है। और क्या? लक्समीटर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? प्रकार की तीव्रता नापने का उपकरण है। और पैरोमीटर हो जाएगा उच्च तापमान के मापने में युक्त होता है। ठीक है, होने वाला उपकरण है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक आ जाता है क्या? रेडियोमीटर। ठीक है, विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापने का यंत्र है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या चीज होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सी होता है, ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या चीज होता है? क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। चलिए इसके बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे स्थित है? सिंध प्रांत, कहाँ से? पाकिस्तान के लारकाना जिला में। कहाँ, कौन से जिले में? लारकाना जिला में। और सिंधु नदी के तट पर क्या है? ये स्थित है मोहनजोदड़ो। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? 1922 में। क्या? रखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था? 1922 में रखलदास बनर्जी ने किए थे। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से मिलने वाले प्राप्त अवशेष वस्तुएं। मोहनजोदड़ो से मिलने वाले प्राप्त अवशेष वस्तुएं कौन कौन सा है? देख लेते हैं। यहाँ पर वृहद स्नानागार और कांसे की नर्तकी की मूर्तियाँ, कांसे की नर्तकी की मूर्तियाँ हैं। और मृत देवी की मूर्तियाँ मिले। और राजमुद्रक, हाथी का कंपाल खंड, गले हुए तांबे का ढेर, मिट्टी का तराजू और सबसे बड़ी ईंट का साक्षी और सूती कपड़ा मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ मूर्ति, गीली मिट्टी का दिए तथा साक्ष्य क्या? कुंभकरों के 6 भट्टों के अवशेष इत्यादि क्या हुआ? यहाँ से मिले थे। यहाँ पे आपको जितना भी बताएं सारे के सारे मोहनजोदड़ो से मिलने वाले प्राप्त क्या अवशेष वस्तुएं हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? भारत, 9 नंबर क्वेश्चन में भारत और क्या सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो वहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या? तालमेय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तालमेय। भारत और क्या? सेशल्स के बीच तालमेय युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ यह एक द्विवार्षिक परीक्षण कार्यक्रम है। इसका आयोजन 2001 से क्या सेशल्स में किया गया था। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे तालमेय 2024 के 10वें संस्करण का आयोजन 18 से 27 मार्च 2024 के बीच क्या सेशल्स में किया था। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक आता है क्रियोल भाषा में क्या? अलामितीय का अर्थ क्या चीज होता है? मित्रता होता है। कुछ प्रमुख क्या संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में हम जान लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पे सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल, कौन सी देश संबंधित है? संबंधित देश से भारत नेपाल है। हॉपिक्स हो जाएगा भारत मिस्र हो जाएगा। तरकास हो जाएगा भारत अमेरिका हो जाएगा। दोस्ती 16 अभ्यास किस में हो जाएगा? भारत मालदीव और श्रीलंका हो जाएंगे। अगर धर्म गजरनिया कहा जाए तो भारत जापान हो जाएगा, ठीक है। और विनबक्स हो जाएगा भारत वियतनाम हो जाएगा। और उसके बाद शक्ति अभ्यास की बात किया जाए तो वहाँ पे फ्रांस, भारत और फ्रांस हो जाएगा। कौन सा? भारत और फ्रांस। और डिटर्जेंट साइक्लोन कहा जाता है भारत और ल्यूइस हो जाएगा। और अयुत्थीय अभ्यास हो जाएगा भारत थाईलैंड हो जाएगा। और काजी जिंदा अभ्यास हो जाएगा भारत काजिस्तान हो जाएगा। और हरिमायु शक्ति अभ्यास हो जाएगा भारत मलेशिया हो जाएगा। समुद्र लक्ष्मण हो जाएगा भारतीय मलेशिया हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे 10 नंबर, यानी कि रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? चलिए, रक्त का पीएच मान हम लोग का होता है 7.0 होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 7.4 होता है। 7.4 होता है। अब देखिए यहाँ पे रक्त का पीएच मान औसत 7.4 होता है। यहाँ पे दिया हुआ है मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच पारस के बीच कार्य करता है। कितने बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 पीएच पारस के बीच में कार्य करता है। अब यहाँ पर पीएच स्केल का प्रयोग पीएच स्केल का प्रयोग किसी विलियम की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फिर किसी विलियन का पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्या विलियन क्षारीय तथा पीएच मान 7 से कम होने पर विलियन अम्लीय हो जाएगा। अधिक होने पर विलियन क्षारीय हो जाता है और 7 से कम होने पर विलियन अम्लीय हो जाता है, ठीक है। कभी काल आप लोग से क्वेश्चन में पूछ सकता है, बताइए कि पीएच मान 7 से अधिक, किसी विलियन का पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलियन क्या चीज़ होते हैं? क्षारीय होते हैं। और पीएच मान अगर 7 से कम होने पर क्या चीज़ होता है? विलियन अम्लीय हो जाता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्षा के जल की पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। एक आता है सोरेनसेन ने 1909 में पीएच मान स्केल दिया था। सोरेनसेन ने 1909 में पीएच स्केल दिया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे देखिए दिया हुआ कुछ का पीएच मान दिया हुआ, कुछ पदार्थों का पीएच मान इस प्रकार से। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। सिरका का पीएच मान 2.4। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग कहा जाता है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, 1922 हो जाएगा। रंपा विद्रोह युद्ध कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ, कब तक हुआ? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे रंपा विद्रोह 1922 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? 1922 ईस्वी में आरंभ हुआ था और 1924 में समाप्त हो गया। 1922 में स्टार्ट हुआ था और 1924 में समाप्त हो गया था। रंपा विद्रोह क्वेश्चन में आप उससे पूछिएगा, बताइए रंपा विद्रोह समाप्त कब हुआ था? 1924 में। प्रारंभ कब हुआ था? 1922 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे, यानी रंपा विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था। रंपा विद्रोह क्या था? एक आदिवासी विद्रोह था जिसका नेतृत्व क्या आलूरी सीताराम राजू ने किया था। रंपा विद्रोह एक क्या चीज थे? आदिवासी विद्रोह थे। रंपा विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था जिसका नेतृत्व आलूरी सीताराम राजू ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सीताराम राजू को गांधी के असहयोग आंदोलन से क्या प्रेरणा प्राप्त हुई थी? सीताराम राजू को गांधी के असहयोग आंदोलन से क्या हुआ था? प्रेरणा प्राप्त हुई थी। चलिए अब थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ विद्रोह यानी कि कोल विद्रोह कब किया गया था? 1831 से 32 के बीच में हुआ था। भूमिज विद्रोह जो होता है 1832 से 33 और गणकारी विद्रोह जो था 1844 से हुआ था, ठीक है। और हुल समतल विद्रोह जो था 1855 से 56। अनमोल विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 90। और खासी विद्रोह था 1827 से 33। और विस्तार विद्रोह जो हो जाएगा 1910 हो जाएगा, ठीक है। और तेग भागा आंदोलन कब हो जाएगा? 1946 हो जाएगा।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक बांग्ला, क्या लिखा हुआ, बांग्लादेश में क्या ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जमुना। किस नदी से जाना जाता है? जमुना। ठीक है, किस नाम से? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए इसमें देख लेते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट स्थित मानसरोवर झील के पास क्या चेमन युगुड क्या ग्लेशियर से है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट स्थित मानसरोवर झील के पास एक क्या है, चेमांग युगन क्या युगडुंग ग्लेशियर से है। चलिए आगे देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या संगम्पो, अरुणाचल प्रदेश में क्या दिहंग तथा असम घाटी में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये देखिए हम लोग से यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको बढ़िया से याद रख लेंगे हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? संगम्पो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? क्या दिहंग कहते हैं। तथा असम घाटी में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, असम घाटी में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गंगा नदी पद्म से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गंगा नदी ब्रह्म पद्म से मिलती है और फिर मेघना नदी बन जाती है, जो अंततः बंगाल की खाड़ी में क्या होता है? गिरता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग से बोला जा रहा है कि क्या वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1498 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1498। अब यहाँ पे वास्को डी गामा 1498 हो जाएगा। वास्को डी गामा 20 मई 1998 को भारत क्या कालीकंठ आया था? वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत कहते कालीकंठ में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकंठ बंदरगाह पहुंचा और इसने भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकंठ बंदरगाह पहुंचे थे और इसने क्या किए थे? इसने भारत एवं यूरोप के बीच में, किन के बीच में? भारत और यूरोप के बीच में नए समुद्री मार्ग का खोज किए थे। ठीक है, किसने? वास्को डी गामा ने किए थे। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन? इसमें देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का, ठीक है 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का क्या तत्कालिक कारण क्या था? तो इसमें क्या चीज़ होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्कड्यूक क्या फर्डिनेंड की हत्या। तो इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ क्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार क्या आर्कड्यूक और फर्डिनेंड की क्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। ठीक है, इस युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? हत्या की गई थी। कब? 1914 में। अब यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति क्या वुडरो क्या विल्सन थे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन थे। यहाँ पे फिर दिया हुआ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा क्या सर्बिया पर आक्रमण किए जाने से हुई थी। चलिए इसमें एक और दिया हुआ हम लोग का कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग के है किसके संचय के कारण मांसपेशियों की थकान होती है? किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक एसिड हो जाएगा। लैक्टिक एसिड हो जाएगा। मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड एवं संचय के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पे फिर दिया हुआ जब मांसपेशियों अधिक काम करती है तो वो लैक्टिक एसिड बनाती है। जब मांसपेशियाँ अधिक काम करती है तो क्या कौन सा एसिड बनाते हैं? लैक्टिक एसिड बनाती है। और यह लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जमा होता है
और थकान के कारण ये बनता है। किसके कारण से बनता है? थकान के कारण से ये बनते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर किसी कार्य को संपादित करने के लिए मांसपेशियाँ ऑक्सीजन के बजाय संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करती है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ एसिड यानी एसिड कमी से होने वाला कारक, यानी विटामिन सी की कमी के कारण कौन कौन से कारक होने वाले हैं। ठीक है, खांसते रोग वगैरह, यहाँ पे स्कर्वी रोग हो जाएगा, कमजोर और प्रतिरक्षा प्रणाली हो सकता है। ठीक है, और इसी को क्या, और एक आता है एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या क्या हो सकता है, घाव को धीरे धीरे भरना, थकान। ठीक है, और ओमेगा 3 फैक्ट्री, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन, एसिड की कमी से हो जाता है। ठीक है, त्वचा की समस्याएं, विटामिन बी हो जाएगा, विटामिन बी, और एनीमिया, सिर दर्द, तंत्र की समस्याएं, थकान, ये सब एसिड के कारण हम लोग का हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है पौधे की कोशिकाएं तुषार की कठोरता के कारण क्या होता है। पौधे की कोशिकाएं में क्या तुषारता का कठोरता का कारण क्या होता है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोशिका भित्ति हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पौधों की कोशिकाओं में क्या तुषारता और कठोरता का कारण कोशिका भित्ति है, होता है। और यहाँ पे यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और लिग्निन तथा पॉलीसिड्रेट्स से बने होते हैं, और ये पॉलीसिड्रेट्स पौधों की कोशिकाओं की दीवारों में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं आर्यों का मूल निवास क्या था। आर्यों का मूल निवास क्या था? एशिया था। आर्यों का मूल निवास कितना था? एशिया था, मध्य एशिया। चलिए इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे।